Hi guys, today we will discuss about the resilience. So let's proceed. It is the capacity of a material to absorb energy elastically. The maximum energy which can be stored in a body up to elastic limit is called the proof resilience, and the proof resilience per unit volume is called modulus of resilience. The quantity gives capacity of the material to bear shocks and vibrations. Now we can also understand the second definition of the resilience. It is the property of a material to absorb energy and to resist shocks and impact loads. It is measured by the amount of energy absorbed per unit volume within elastic limit. This property is essentially for spring material. तो रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस इलास्टिक लिमिट तक जब मटेरियल को कंप्रेस करते हैं या इलोंगेट करते हैं या उसको टर्न करते हैं, मतलब रोटेट करते हैं, बेंड करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होती है. तो अगर इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस डेवलप होती है, उसको वहीं तक स्ट्रेन करते हैं, तो जो एनर्जी स्टोर होती है वो वापस क्या होती है? रीजनरेटेड होती है. रीजनरेटेड मतलब आप उसको रीबैक कर सकती है. वापस जो है हम लोड को हटाएंगे तो वापस से उसी पोजीशन में आ जाएगा. तो वो वापस क्यों आएगा? क्योंकि उसके अंदर इलास्टिक एनर्जी स्टोर हो गई थी. तो जो रेजिलियंस होता है वो क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप इलास्टिक लिमिट के अंदर मतलब अप टू मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट तक आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रेच या कंप्रेस. उसके बियॉन्ड अगर आप उसको डिफॉर्म करोगे तो उसके अंदर पूरी एनर्जी स्टोर होगी, वो रेजिलियंस नहीं कहलाएगा. तो रेजिलियंस मतलब स्ट्रेन एनर्जी कहाँ तक डिफाइन है? केवल इलास्टिक लिमिट तक. अब बात करते हैं, अगर पूरी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर हो जा रही है इलास्टिक लिमिट तक, उसको क्या बोलते थे? प्रूफ रेजिलियंस. और पूरे मटेरियल के अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसको तो क्या बोल दिया? प्रूफ रेजिलियंस. और अपन चाहते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर है, तो उसको क्या बोल देंगे? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस. तो अगर हम लोड और डिफ्लेक्शन का कर्व ले तो अप टू द इलास्टिक लिमिट जो लोड डिफ्लेक्शन कर्व का जो एरिया होगा, ठीक है, एरिया लोड डिफ्लेक्शन कर्व अप टू द इलास्टिक लिमिट, तो उसमें क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? प्रूफ रेजिलियंस के बराबर. और अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व बनाए तो अप टू द इलास्टिक लिमिट द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस. तो प्रूफ रेजिलियंस तो पूरी बॉडी के अंदर, पूरे वॉल्यूम के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर होगी उसको डिफाइन करता है. और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम बॉडी के अंदर कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुआ है अप टू द इलास्टिक लिमिट, वो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहलाता है, ठीक है. तो मॉडुलस, इसका मतलब रेजिलियंस क्या होता है कि मटेरियल कितना शॉक्स या वाइब्रेशंस को सहन कर सकता है, उनको बियर कर सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्प्रिंग दिखाई गई है, ठीक है. तो स्प्रिंग्स को हम जो बाइक्स वगैरह होती है, जो कार्स होती है और ट्रेन्स वगैरह होती है, इनके अंदर स्प्रिंग्स का यूज किया जाता है. तो स्प्रिंग क्या होती है? एक रेजिलियंस मटेरियल होता है. तो ये क्या करता है? जो शॉक लोड आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बाइक पे जा रहे हैं तो एकदम से जब ब्रेकर आता है, तो ब्रेकर आता है तो क्या होता है? ब्रेकर आता है तो पहिया वहाँ पे जाके कंप्रेशन मारता है. तो कंप्रेस होने से क्या हो जाता है? स्प्रिंग होती है तो वो कंप्रेस हो जाती है और वापस थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है? वो रिलीज हो जाती है. इसका मतलब क्या हो? इस दौरान हमें झटका लगा? नहीं लगा. क्यों नहीं लगा? क्योंकि जो झटके वाली एनर्जी थी, जो इम्पैक्ट एनर्जी थी, इम्पैक्ट लोड था, वो किसने एब्जॉर्ब कर लिया? स्प्रिंग ने. और जो वो लोड हटा वापस से, क्योंकि एकदम से लगा था वो तो वापस रिलीज हो गया, वो थोड़ी देर के लिए था, तो थोड़ी देर के लिए क्या किया? स्प्रिंग ने उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है, और स्प्रिंग कंप्रेस हो गई. तो थोड़ी देर बाद वापस क्या होगी? स्प्रिंग उस एनर्जी को रिलीज कर देगी और वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगी. तो इस वजह से क्या होगा? हमें झटका नहीं लगेगा. तो इस शॉक्स और वाइब्रेशन को एब्जॉर्व करने के लिए ही स्प्रिंग्स का यूज किया जाता है. और ये प्रॉपर्टी कहाँ से आती है? रेजिलियंस से. तो आई होप कि आपको रेजिलियंस समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. अगला टॉपिक है हार्डनेस. हार्डनेस इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी विच इज क्लोजली रिलेटेड टू स्ट्रेंथ. इसका मतलब क्या? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हार्डनेस जो मटेरियल की स्ट्रेंथ से डायरेक्ट रिलेट होती है. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी मटेरियल, किसी पदार्थ की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसकी हार्डनेस भी उसी प्रोपोर्शन में ज़्यादा होगी. अगर किसी पदार्थ की स्ट्रेंथ कम है तो उसकी हार्डनेस भी कम होगी. अब हार्डनेस क्या होती है इसको समझ लेते हैं. हार्डनेस इज यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रजिस्ट टू स्क्रैचिंग, अब्रेशन, कटिंग, इंडेंटेशन और पेनिट्रेशन. तो हार्डनेस क्या होती है? रजिस्टेंस होता है बॉडी का. अब कैसा रजिस्टेंस होता है? कि वो ऐसा रजिस्टेंस जो उसको स्क्रैच करने का विरोध करे किसी पदार्थ के, या अब्रेशन का विरोध करे,
कटिंग का विरोध करे, किसी चीज को हम काटते तो अगर आसानी से नहीं कट रहा है इसका मतलब क्या है उसकी हार्डनेस ज्यादा है। इंडेंटेशन, आप जैसे मान लो उसको पिंच कर रहे हो और उस पर गड्ढा करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, किसी मार्क से, और वो गड्ढा नहीं हो पा रहा है या उस पर कोई भी इंडेंटेशन कोई भी मार्किंग नहीं हो पा रही है, कोई भी परमानेंट इंप्रेशन नहीं बन पा रहा है, तो उस वजह से क्या होगा, किस वजह से हो रहा हो, हार्डनेस की वजह से। पेनिट्रेशन, अगर हम किसी, जैसे मान लो आप किसी चीज में पेनिट्रेट करवाना चाहते हो, जैसे दीवार के अंदर अपन कील वगैरह ठोकते हैं, फॉर जनरल एग्जांपल, ये क्लियरली समझ में आएगा आपको, तो किसी दीवार के अंदर तो आसानी से कील चली जाती है, तो इसका मतलब क्या, वहां पे जो मटेरियल वो हार्ड नहीं है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ ठीक ठाक नहीं है, इसकी क्या होगा, इसकी हार्डनेस भी कम होगी और कील आसानी से चली जाएगी। तो इसका मतलब जो दीवार की उसकी हार्डनेस कम है, इसलिए कील उसके अंदर आसानी से चली गई। अब मान लो किसी स्टील की कोई वो है, स्टील का कोई ब्लॉक, उसके अंदर अगर आप कोई भी चीज पेनेट करना चाहते हो, उसके अंदर ड्रिल करना चाहते हो, तो बहुत मुश्किल होती है क्योंकि उसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। अब हार्डनेस को कई मेथड से मेजर कर सकते हैं। एक तो लैब के अंदर कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, ब्रिटेल हार्डनेस टेस्ट से, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट से और विस्कर्स हार्डनेस टेस्ट से। तो हार्डनेस का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ को, कोई भी एक चीज़ अगर उसको स्क्रैच करने का या इंडेंटेशन करने का या कट करने का या पेनिट्रेट करने का विरोध करती है, वो रेजिस्टेंस डेवलप कराती है, तो वो हार्डनेस कर लेता है। अब हार्डनेस क्या होती है, दो मटेरियल के बीच रिलेटिव टर्म्स होती है। दो मटेरियल ले लें, अगर एक ने दूसरे पे स्क्रैच कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला दूसरे के कंपेयर में ज़्यादा हार्ड है या दूसरा पहले कंपेयर में कम हार्ड है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक की मदद से, डायमंड की मदद से कांच को यहाँ पे काटा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, काट पे आसानी, जो कांच का गिलास है उस पर आसानी से कट लग रहा है, ग्लास पर आसानी से कट लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, हीरे की जो हार्डनेस है वो ग्लास के कंपेयर में ज़्यादा और होती भी है। दुनिया के अंदर जितने भी मटेरियल खोजे गए हैं अभी तक, उनमें जो हीरा होता है, डायमंड होता है, उसकी हार्डनेस सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हीरे के ऊपर किसी भी पदार्थ से मार्किंग, स्क्रैच, कटिंग या पेनिट्रेशन या इंडेंटेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन हीरे से दूसरी चीज़ों पर यह सब प्रोसेस किया जा सकता है। अब देखते हैं ब्रिटलनेस। तो पिछले क्लास में हमने डक्टिलिटी के बारे में डिस्कस किया। तो डक्टिलिटी क्या होती है कि किसी भी मटेरियल को प्लास्टिकली कितना ज़्यादा खींचा जा सकता है टूटने से पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी मटेरियल को बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट कितना ज़्यादा खींचा जा सकता है, या इन सिंपल टर्म्स अगर हम किसी पदार्थ को टूटने से पहले खींच के तार की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो वो पदार्थ की क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी। तो ब्रिटलनेस क्या हो जाती है, उसकी जस्ट उल्टी हो जाती है कि टूटने से मटेरियल के अंदर बहुत ही कम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। डक्टिलिटी क्या होती थी, टूटने से पहले पदार्थ के अंदर, मटेरियल के अंदर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता था, इतना होता था कि उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा चेंज होती थी और डायमेंशन, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन बहुत कम हो जाती थी। लेकिन ब्रिटलनेस में क्या होता है, कोई भी डायमेंशन में फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब टूटने से पहले अपने को कोई भी वार्निंग नहीं मिलती, क्योंकि डायमेंशन में कोई भी चेंज नहीं होता। डायमेंशन से मतलब लेंथ में कुछ चेंज नहीं हुआ और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन डक्टिलिटी में क्या होता था, अपने को ठीक ठाक लेंथ में चेंज मिलता था। अगर टेंसाइल लोड लगा रहे हो तो लेंथ बढ़ जाती थी और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता था, ठीक है। लेकिन ब्रिटल पदार्थ में क्या होता है, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अगर स्टील के वायर को खींचते हो, मान, ठीक है, स्टील के वायर को खींचते हो, टूटने से बिल्कुल बहुत ही उससे भी पतली तार के अंदर कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है। जैसे मान लो 1 मिलीमीटर का तार है तो 0.5 मिलीमीटर या उससे भी कम डायमीटर उसका रह जाएगा टूटने से पहले, और लेंथ भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप किसी चौक को खींचते हो या चौक को मरोड़ते हो तो अपने को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, बिल्कुल भी वार्निंग नहीं मिलेगी टूटने से पहले, क्योंकि उसमें सफिशिएंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए अपने को वार्निंग नहीं मिलती। इसलिए जो कांच वगैरह होते हैं, कांच हो तो गया, कॉन्क्रीट हो गया, ब्रिक्स हो गई या चौक वगैरह हो, और अदर ब्रिटल मटेरियल्स, ये टूटने से पहले कोई भी वार्निंग अपने को नहीं देते। तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ ब्रेकिंग विदाउट मच परमानेंट डिस्टोर्शन। तो इसमें कोई भी डिस्टोर्शन या कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। नॉन डक्टाइल मटेरियल्स कंसिडर टू बी ब्रिटल मटेरियल। तो जो मटेरियल डक्टाइल नहीं होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। और डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस क्या होती है, कि रिलेटेड टर्म होती है। जो अगर 5% का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दे रहा है कोई पदार्थ तो उसको डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं, और अगर कोई 5% से कम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, तो उसको ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। अब ब्रिटल मटेरियल के एग्जांपल कौन कौन से, ग्लास हो गया, कास्ट आयरन हो गया, कंक्रीट हो गया, ब्रिक्स हो गई, बहुत सारे एग्जांपल, ठीक है। अब एक ऐसा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उसके अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा है तो मटेरियल किसकी तरह बिहेव करता है, डक्टाइल मटेरियल की तरह, और अगर टेम्परेचर उससे कम होता है तो उसको किसकी तरह बिहेव करेगा, ब्रिटल की तरह। इसका मतलब
अगर ये टेम्परेचर क्या कहलाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर किसी पदार्थ को ट्रांजिशन टेम्परेचर ज़्यादा पे रखा जाए तो वो टूटने से पहले सफिशिएंट डिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी पदार्थ को ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम पर यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो कैसा बिहेवियर शो करेगा वो, ब्रिटल। इसका मतलब सफिशिएंट वार्निंग नहीं देगा। अगर आपने देखा हो तो जो टाइटैनिक मूवी में था, तो एक तरह से क्या था, वो स्टील का बना हुआ था। तो स्टील तो क्या होता है, डक्टाइल होता है। लेकिन वहाँ पे जो जब वो आइस उससे टकराया था, ठीक है, जो बर्फ का शिलाखंड था बहुत बड़ा, आइस शीट थी, उससे जाके टकराया था बर्फ के पहाड़ से, तो टेम्परेचर इतना कम हो गया था कि जो पदार्थ डक्टाइल था वो ब्रिटल में चेंज हो गया और सडनली उसमें रप्चर करके वो फेल हो गया। तो जो टाइटैनिक का फेलियर था, टाइटैनिक जहाज का जो फेलियर था, वो कैसा था, डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन की वजह से। तो उसका फेलियर कैसा हुआ था, ब्रिटल। जबकि था कौन सा, वो माइल्ड स्टील था, तो डक्टाइल फेलियर होना चाहिए था, लेकिन उसका फेलियर कैसा होता, ब्रिटल। तो यहाँ पे आप एग्जांपल से देख सकते हो डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल फ्रैक्चर्स को, कि डक्टाइल में खींचने से पहले क्या हो रहा है, टूटने से पहले काफी लेंथ खिंच जा रही है उसकी, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कम हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सफिशिएंट वार्निंग मिल जाती है, सफिशिएंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल टूटने से पहले अपने को कुछ भी वार्निंग नहीं देते थे और एकदम से बिल्कुल नॉर्मल फ्रैक्चर यहाँ पे मिल जाता है। आप देख सकते हैं क्रीप। तो क्रीप क्या होता है, द स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल विथ टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेस इज कॉल्ड क्रीप। तो अगर हम किसी मटेरियल पे कांस्टेंट लोड लगा दें या कांस्टेंट स्ट्रेस लगा दें तो उसमें क्या हो जाता है, एक लिमिट तक डिफॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद डिफॉर्मेशन नहीं होगा। उसमें डिफॉर्मेशन बढ़ाना है तो वापस से लोड या स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन क्रीप होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि कांस्टेंट लोड या कांस्टेंट स्ट्रेस में भी डिफॉर्मेशन की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोल देते हैं, क्रीप। अब क्रीप के ऊपर फैक्टर कौन कौन से, एक तो टाइम के साथ, टाइम का फंक्शन, और एक दूसरा कौन सा, टेम्परेचर का। टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे क्रीप की वैल्यू भी उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि क्या होगा, क्रीप की टेम्परेचर बढ़ाने से पदार्थ का जो फ्री फ्लो हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर जो थर्मल होता है, थर्मल एक्सपांशन उसका होता जाएगा और उसका डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा विदाउट एडिंग एनी स्ट्रेस और एक्सटर्नल फोर्स। डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर स्ट्रेस इज इवन बिलो द इलास्टिक लिमिट कैन कॉज सम परमानेंट डिस्टोर्शन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इलास्टिक लिमिट के नीचे नीचे भी जो डिफॉर्मेशन होगा वो प्लास्टिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके वजह से उसका थर्मल एक्सपांशन फ्रीली हो जाएगा तो वापस रिकवरेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर स्ट्रेस इज इवन बिलो द इलास्टिक लिमिट कैन कॉज सम परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो इलास्टिक लिमिट के नीचे भी जो डिफॉर्मेशन है वो प्लास्टिक हो सकता है अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है तो। इट इज मोस्ट जनरली डिफाइंड स्ट्रेस अकरिंग अंडर स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर फिक्स स्ट्रेस लगा दें तो टाइम के साथ जो स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती जाएगी वो किस वजह से होगी, क्रीप की। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी की पदार्थ की, क्रीप। तो मटेरियल क्या हो जाता है इसके अंदर, कांस्टेंट स्ट्रेस या फोर्स के होने पर भी जो लेंथ में चेंज हो गया वो टाइम के साथ बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और उस पर किसका किसका इफेक्ट पड़ेगा, टाइम का और टेम्परेचर का, ठीक है। जो डिफॉर्मेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा टेम्परेचर के। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक मेटल बार को खींच रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंटली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें जितना खींचना चाहिए था उतना तो खींच जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि क्रीप की प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम, तो टाइम के साथ ही और टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने चारों साइड से, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण इस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ेगा और फ्री फ्लोइंग इसका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका थर्मल एक्सपांशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंट फोर्स पर भी इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो बढ़ता चला जाएगा, मतलब कि इसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी विद द टाइम। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड क्रीप। अब लास्ट देख लेते हैं फटिग। तो फटिग प्रॉपर्टी क्या होती है, दिस फिनोमेना लीड्स टू फ्रैक्चर अंडर रिपीटेड और फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, ठीक है। फटिंग फ्रैक्चर आर प्रोग्रेसिव बिगिनिंग एट माइन्यूट क्रैक्स एंड ग्रो अंडर द एक्शन ऑफ फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस। मेनी कंपोनेंट्स ऑफ हाई स्पीड एरो एंड टर्बाइन इंजन्स आर ऑफ दिस टाइप। तो फटिग क्या होता है कि जब भी हम किसी मटेरियल के ऊपर साइक्लिक लोडिंग लगाते हैं, मतलब कि साइक्लिक लोडिंग या रिवर्सिंग लोडिंग, रिवर्सिंग लोडिंग या रिवर्सिंग स्ट्रेस का क्या मतलब होता है, जैसे हमने किसी मटेरियल के ऊपर एक बार लोड लगाया, फिर लोड को रिमूव कर दिया, फिर लोड लगाया, फिर लोड को रिमूव कर दिया, फिर लोड को लगा दिया, फिर लोड को रिमूव कर दिया। तो इस वजह से क्या हो रहा है, उस पर बार बार लोड अप्लाई कर रहे हैं, लोड रिमूव कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट एनर्जी स्टोर हो जाती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और उस वजह से क्या हो जाता है, वो मटेरियल अपनी इलास्टिक लिमिट के पहले पहले भी, अगर आप इलास्टिक लिमिट से कम भी उसको बार बार लोड को रिमूव कर रहे हो और अप्लाई कर रहे हो, या स्ट्रेस को अप्लाई कर रहे हो रिमूव कर रहे हो, तो उस वजह से क्या होगा, वो अपनी जो फ्रैक्चर पॉइंट है या उसका यील्ड पॉइंट है या उसकी इलास्टिक लिमिट है उससे ही पहले जाके वो फेल कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर होनी चाहिए थी उसको वो एक्सीड कर जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या, तो फटिग के अंदर फटिग फ्रैक्चर
इनिशियली स्टार्ट होता है सरफेस से, ठीक है। तो सरफेस पे क्या हो जाता है, माइनर क्रैक्स स्टार्ट हो जाते हैं। फटिक फ्रैक्चर्स प्रोग्रेसिव बिगिनिंग एज माइन्यूट क्रैक्स एंड ग्रो अंडर द एक्शन ऑफ फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाता है कि सरफेस होती है उसके ऊपर ये क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रेन्युलर सरफेस है इस पे यहाँ पे एक इनिशियल सरफेस क्रैक आना स्टार्ट हुआ है ड्यू टू फटीग, ठीक है। तो ये ओरिजिन ऑफ फ्रैक्चर है, ये रब्ड सरफेस है। तो इस सरफेस पे क्या हो, बार बार साइक्लिक लोडिंग की वजह से, ठीक है, लोड को लगाया फिर रिमूव किया, फिर लोड को लगाया रिमूव किया, तो बहुत ज़्यादा साइकिल्स हो जाती है। और इस साइकिल क्या हो जाती है, अनकाउंटेबल होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ट्रेन की पटरी होती है, रेलवे लाइन होती है, उस पर ट्रेन निकलती है तो हर पहिए का लोड आता है फिर अनलोड हो जाता है, फिर पीछे वाला पहिया आता है फिर लोड होता है फिर अनलोड होता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, एक ट्रेन के जाने में उसके करीब जितने उसमें वैगन्स होते हैं उतनी बार लोड हो जाता है और अनलोड हो जाता है। उसके बाद दूसरी ट्रेन आएगी फिर से लोड अनलोड। तो ये साइकिल क्या चलती रहती है, बहुत ही लंबे टाइम के लिए चलती रहती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा लोड और अनलोड की कंडीशन होती है। इस वजह से क्या होता है, उसमें जितनी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी है उससे उस पर कम फेल हो जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो स्ट्रेस होता है वो इतना ही अप्लाई किया जाता है कि अगर इन्फाइनाइट साइकिल्स हो, मतलब इन्फाइनाइट टाइम्स भी उसको लोड को रिमूव किया, लोड को अप्लाई किया जाए या स्ट्रेस को अप्लाई किया जाए और रिमूव किया जाए तो भी फेलियर नहीं हो, तो उसको उस स्ट्रेस की वैल्यू क्या बोलते हैं, एंड्योरेंस लिमिट। तो एंड्योरेंस लिमिट वो लिमिट होती है जिस लिमिट तक अगर आप स्ट्रेस इनफाइनाइट टाइम्स तक लगाते जाते हो तो भी मटेरियल के अंदर कोई फेलियर नहीं होता है, ठीक है। और एंड्योरेंस लिमिट की हम वैल्यू हमेशा यील्ड पॉइंट मतलब यील्ड स्ट्रेंथ से कम ही होती है। तो जो मटेरियल की प्रेसिक प्रॉपर्टीज से होती है वो आज यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का। उसमें बाकी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि डिफ्लेक्शन कैसे होता है, थर्मल स्ट्रेसिस कैसे डेवलप होती है, जो कंपाउंड स्ट्रेसिस होती है वो कैसे डेवलप होती है, कौन से में टेंसाइल स्ट्रेस आएगी, कौन से में कंप्रेसिव स्ट्रेसिस आएगी, और जो बाकी चीज़ें वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।